बजरंगी सोच रहा था कि उसकी झोपड़ी गुंडों द्वारा ध्वस्त होने पर उसके दिन फिर जाएंगे, परंतु उस भोले भाले इंसान को क्या पता था कि वह राजनीतिक शोषण का शिकार बन रहा है। नमस्कार मित्रों, आज हम शकुंतला शर्मा की लिखी कहानी लेकर उपस्थित हैं। आज की कहानी है राजपाट। मित्रों, एक बड़े से मंच पर सबके आकर्षण का केंद्र बना बैठा बजरंगी फूला नहीं समा रहा था। प्रगति दल ने इस रैली का आयोजन किया था ताकि दलितों में उसकी बेहतर छवि बन सके और इसके लिए उसने बजरंगी को सम्मान के साथ दलितों के सामने पेश किया था। एक के बाद एक राजनीतिक वक्ता आकर अपने अपने विचार पेश कर रहा था, पर बजरंगी उन सबसे दूर अपने ही विचारों के सागर में गोते लगा रहा था। उसका मन न चाहते हुए भी उन गुंडों को धन्यवाद दे रहा था जिन्होंने उसकी झोपड़ी को ध्वस्त कर दिया था। पुराने कुछ दृश्य बजरंगी के स्मृति पटल पर दस्तक दे रहे थे और वह प्रगति दल की गहमा गहमी से दूर अपने साथ घटी बीते दिनों की घटनाओं में खो गया था। बजरंगी काका, जरा बाहर तो आओ, मुरली ने झोपड़ी के दरवाजे पर खड़े होकर पुकारा था। क्या है, बाहर आकर तो देखो, तुमसे कौन मिलने आया है? कौन है भाई? घर से बेघर तो कर दिया, अब क्या जान ही लोगे? बजरंगी ने कपकपाती ठंड में कंबल से मुंह बाहर निकालते हुए कहा था। जल्दी उठो बजरंगी दादा, तुम तो बड़े आदमी हो गए। झोपड़ी के बाहर कारों व जीपों की लाइन लगी है। बजरंगी का चचेरा भाई इतने मीठे स्वर में बोला था कि बजरंगी कंबल ओढ़े हुए ही उठ खड़ा हुआ था। क्या हुआ रे ढोलकिया? अभी थोड़ी देर पहले तक तो तेरी जीभ अंगारे बरसा रही थी कि मैं तुच्छ आदमी परिवार सहित तेरे गले पड़ गया हूँ। अभी यह सब बातें करने का समय नहीं है, अभी तो तुम बाहर चलो। ढोलकिया बजरंगी को बाहर ले गया था। झोपड़ी के बाहर का नज़ारा देखकर बजरंगी पत्थर की मूर्ति बना खड़ा रह गया था। अरे देख क्या रहा है? यह कहते हुए कुछ छुटभइये नेता आगे बढ़कर बोले थे। इतनी बड़ी नेता खुद चलकर तेरे पास आई हैं, नमस्ते तो कर नेहा जी को। नमस्ते की कौन कहे? बजरंगी तो साष्टांग दंडवत की मुद्रा में जमीन पर ही पसर गया था। नेहा जी ने बजरंगी को सहारा देकर उठाया था। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं से दुखी बजरंगी का मन हुआ था कि वह फूट फूट कर रो पड़े, पर आंसू सूख गए थे। तुम ही बजरंगी हो क्या? जी मेम साहब, तुम्हारा ही घर तोड़ दिया था गुंडों ने। गुंडों ने नहीं, प्रगति दल के कार्यकर्ताओं ने। कुछ जनतांत्रिक दल के कार्यकर्ताओं ने नेहा जी की गलती को सुधारने का यत्न किया था। एक ही बात है, आजकल अधिकतर गुंडे प्रगति दल के कार्यकर्ता बन गए हैं। नेहा जी बोली थी। जी मेम साहब, बजरंगी ने सहमति में सिर हिलाया था, पर उसकी सहमति असहमति जानने का किसके पास समय था? चलो हमारे साथ। नेहा जी आदेश देकर अपनी कार में जा बैठी थीं और कार्यकर्ताओं ने जबरन बजरंगी को अपने साथ जीप में बैठा लिया था। उनका काफिला अब थाने जा पहुंचा था। कार्यकर्ता बजरंगी को जीप से उतारकर लगभग धकियाते हुए अंदर ले गए और एक कुर्सी पर बैठा दिया था। उधर हमेशा थाने से नदारद रहने वाला थानेदार भी अपनी कुर्सी पर बैठा बजरंगी को नजर आया था। यह क्या मजाक है? इस तरह किसी भी ऐरे गैरे आदमी को पुलिस थाने में लाकर मेरे सामने बैठाने का साहस आप लोगों को कैसे हुआ? थानेदार मंगत राम अपने पुलिसिया अंदाज में भड़क कर बोला था। ओए, ऐरा गैरा किसको बोला? थानेदार अब तक कार से उतरकर नेहा जी थानेदार के सामने आ धमकी थी और हमेशा सिंह की तरह गरजने वाला थानेदार बकरी की तरह मिमियाने लगा था। नेहा जी की सूरत को उसने टेलीविज़न और समाचार पत्रों पर इतनी बार देखा था कि उन्हें न पहचानने की भूल वह कर ही नहीं सकता था। अरे मैडम जी, आप धन्य भाग जो आपके चरण इस गरीब थाने में पड़े।
मंगत राम नेहा जी का स्वागत करते हुए बोला था और अपने विशेष अंदाज में एक सिपाही से उनके बैठने के लिए कुर्सी मंगवाई थी। तुम्हारा इतना साहस कैसे हुआ थानेदार? थानेदार नहीं मैडम जी, आपका सेवक, थाना निरीक्षक मंगत राम। वही जो भी हो, साहस हुआ तो कैसे? अजी इन सबकी करतूत है। थानेदार मंगत राम ने वहां खड़े कार्यकर्ताओं की ओर इशारा किया था। बात को समझो मंगत राम, तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में कुछ लोगों ने आकर इस गरीब का घर तोड़ डाला और तुमने इसकी रपट तक लिखने से मना कर दिया। नेहा जी बिजली की भांति कड़की थीं। पता नहीं, मैं तो दबिश देने बाहर गया हुआ था। क्या कहूँ, मेरे क्षेत्र में तो आजकल इतना अपराध बढ़ गया है कि सोने व खाने तक को समय नहीं मिलता है। पर क्या करें, जनता के सेवक जो ठहरे, केवल पानी और हवा पर जीने का समय आ गया है। यह कहकर मंगत राम ने जोर का ठहाका लगाया था, पर वहां मौजूद सभी को गंभीर मुद्रा में खुद को घूरते हुए देखकर वह छेप गया था। आप यहाँ थे या नहीं हम नहीं जानते, पर थाने में इस गरीब की रपट क्यों नहीं लिखी गई? हमें इसका जवाब चाहिए, नेहा जी ने गंभीरता से पूछा था। पता नहीं मैडम जी, शायद मेरी गैर मौजूदगी में ऐसा हुआ हो। क्यों भाई, कब आए थे रपट लिखवाने? मंगत राम ने बजरंगी से पूछा था। 3 दिन पहले कुछ गुंडों ने बेचारे का घर तोड़ दिया। रपट लिखवाने आया तो आपने डांट कर भगा दिया। नेहा जी के कुछ समर्थक बजरंगी के कुछ बोलने से पहले ही मंगत राम पर बरस पड़े थे। उधर बजरंगी को कुछ याद नहीं आ रहा था कि वह कब रपट लिखाने आया था, कब डांट कर भगाया गया। कुछ समझ नहीं पा रहा था, पर इतने लोग कह रहे हैं तो शायद ऐसा ही हुआ होगा। न जाने आजकल उसे कुछ याद क्यों नहीं रहता। बजरंगी आसपास से बेखबर अपने ही विचारों में डूबा हुआ था। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप सभी को यहाँ तक आने का कष्ट व्यर्थ ही उठाना पड़ा। एक फोन घुमा देते तो मैं तुरंत रपट लिख लेता। मंगत राम का स्वर और भी मीठा हो गया था। मैं आपको याद दिलाने आई हूँ कि आप जनता के सेवक हैं, स्वामी नहीं, और यह दीनहीन सा आम आदमी आपका अन्नदाता है। आप इसे नाराज करने का खतरा मोल न लें, इसी में आपकी भलाई है। नेहा जी ठसके से बोली थी। उनकी बातें सुनकर बजरंगी का चेहरा खुशी से दमक उठा था। थोड़ा और समय रपट लिखे जाने की औपचारिकता पूरी करने में लगा था। सभी कार्यवाही पूरी होते ही जनतांत्रिक दल के उत्साही कार्यकर्ता बजरंगी को फिर जीप में बैठाकर सम्मान के साथ उसे झोपड़ी तक छोड़ने आए थे। नेहा जी ने न केवल उसे नया घर बनवा कर देने का भरोसा दिया था, बल्कि फौरन ही अपने कार्यकर्ता को आदेश दिया था कि उसको 1000 रुपये दे दिए जाएं, ताकि वह गरीब अपने परिवार के भरण पोषण का प्रबंध कर सके। कारों का काफिला जाने के बाद बजरंगी की शान ही निराली थी। हर कदम वह इतरा कर रख रहा था। क्या हुआ कि समवेत स्वर ने झोपड़ी के अंदर से उसका स्वागत किया था। यह क्या, तुम लोगों ने क्या हुआ कि रट लगा रखी है? अरे 7 साल में तो घूरे के भी दिन पलटते हैं। अब यह समझ ले कि हमारे भी दिन पलटने वाले हैं। और ढोलकिया, तू भी इन खजूर छाप नोटों को देख ले। देख, नमक रोटी देते हुए भी मुझे जली कटी सुनाता था। बजरंगी 100 के नोटों को हवा में लहराते हुए बोला था। अरे वाह बजरंगी भैया, तुम्हारे तो 12 हो गए। चलो जरा गला तर कर आए। ढोलकिया का तो बात करने का लहजा ही बदल गया था। खबरदार, जो गला तर करने की बात की तो दोनों भाई की बातचीत सुनकर बजरंगी की पत्नी दुलारी बिल्ली की तरह झपटी और नोटों को छीनकर ले गई थी। ऐसा जुल्म मत करो भाभी, इतने दिनों बाद तो बजरंगी भैया के दिन फिरे हैं। कम से कम आज तो दिल खुश कर लेने दो। ढोलकिया ने हाथ जोड़कर मिन्नत की तो दुलारी ने तरस खाकर 100 रुपये का नोट बजरंगी को पकड़ा दिया था।
रात की खुमारी अभी उतरी नहीं थी। बजरंगी काफी दिन चढ़ने के बाद उठा था और उठकर अभी चाय की चुस्कियां ले ही रहा था कि मुरली फिर दौड़ता हुआ आया। बजरंगी काका, फिर से कई जीप व कारें इस ओर आ रही हैं, तो आने दो, यहाँ कौन डरता है। यह कहते समय बजरंगी को लगा था कि उसकी पीठ पर नेहा जी का हाथ घूम रहा है। बजरंगी अभी कुछ समझ पाता कि उसके द्वार पर कई कारें आकर रुकी थीं और अनेक युवकों ने उस स्थान को घेर लिया था। यहाँ कोई बजरंगी रहता है? उनमें से एक ने हाथ में पकड़ी बंदूक लहराते हुए पूछा था। जी हुजूर, मैं ही बजरंगी हूँ। यह बताते समय उसका मुंह भय से पीला पड़ गया था। चलो, तुम्हें हमारी नेता यशोदा देवी ने बुलाया है, वह युवक बोला था। कौन नेता? कौन यशोदा देवी? साहब, मैं तो किसी को भी नहीं जानता हूँ। हाँ, एक नेताजी कल आई थी, बलात ले जाकर थाने में रपट लिखवा दी। अब यह दूसरी नेता कहाँ से आ गई? ज़्यादा बकबक मत करो, समझे? सीधे से चलते हो कि उठा कर ले चलें? कई युवकों ने एक साथ उसे डपटा। कुछ देर बाद वह बड़े से हाल में यशोदा देवी के सामने बैठा था। अच्छा, तो तू है बजरंगी? तेरा घर टूटा था तो तू सीधे मेरे पास आता। उस नेहा के पास जाने की क्या जरूरत थी? तुझे नहीं पता कि मैंने इस क्षेत्र के गरीबों की कितनी सेवा की है? जी, आप ठीक कह रही हैं। तो फिर जैसा कहती हूँ वह ध्यान से सुन और कर। फिर पास खड़े व्यक्ति से यशोदा जी बोली थी, शास्त्री जी, बजरंगी को सब समझा दीजिए और ज़्यादा चू चपड़ करे तो बताइए कि इस लोकतांत्रिक देश में हमारा क्या स्थान है। जी मैडम, जैसी आपकी आज्ञा। शास्त्री जी बजरंगी को अपने साथ ले जाते हुए बोले थे। देखो बजरंगी, यह यशोदा देवी का चुनाव क्षेत्र है और यहाँ वह अपने विरोधियों का हस्तक्षेप सहन नहीं करती। अब ध्यान से सुनो कि तुम्हें क्या करना है। हम आज इस क्षेत्र में बंद का आयोजन करेंगे। जनतांत्रिक दल के कार्यकर्ताओं ने तुम्हारा घर तोड़ा है। तुम्हें उन्होंने आश्वासन दिया है कि घर बनवा कर देंगे, पर समाचार पत्रों में नेहा जी ने बयान दिया है कि तुमने अनाधिकृत भूमि पर कब्जा करके घर बनाया था। शास्त्री जी ने जो समाचार पत्र दिखाया था उसमें नेहा जी की फोटो देखकर उसने पहचान लिया था, पर नीचे क्या लिखा है वह क्या जाने। शास्त्री जी जो कह रहे थे वही लिखा होगा। उसने सोचा, आगे शास्त्री जी जो कहेंगे वही करने में भलाई है। बंद के बाद बड़ा जुलूस निकालेंगे और फिर एकता मैदान में रैली का आयोजन होगा। वहाँ तुम्हें बस यह कहना है कि जनतांत्रिक दल तुम्हारा राजनीतिक शोषण कर रहा है, अतः तुमने प्रगति दल का सदस्य बनने का निर्णय लिया है। शास्त्री जी ने उसे समझाया था। साथ ही निर्मल बाबू को आदेश दिया था कि रैली में बोले जाने वाले वाक्य बजरंगी को रटवा दें। पर मेरा घर? नेताजी, बजरंगी निरीह स्वर में बोला था। अरे बजरंगी, हम तो तुम्हें अपने दल का सदस्य बनाकर राजपाट दे रहे हैं और तुम्हें अपनी झोपड़ी की पड़ी है। यशोदा देवी की शरण में आए हो तो समझो कि तुम्हारी अगली 7 पीढ़ियां तर गईं। शास्त्री जी ने फटकार लगाई थी। न जाने और कितनी देर बजरंगी सुनहरे सपनों में खोया रहता, पर अपना नाम सुनकर वह हकीकत के कठोर धरातल पर आ गया था। 2 कार्यकर्ता उसे सहारा देकर माइक तक ले गए थे और बजरंगी ने निडर होकर घोषणा की थी कि जनतांत्रिक दल उसका राजनीतिक शोषण कर रहा था, पर वह प्रगति दल का सदस्य बनकर यशोदा देवी की शरण में आ गया है और अपने साथ अन्य पिछड़ों के दुख दर्द दूर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। बजरंगी के इस छोटे से भाषण के बाद देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से एकता मैदान कुछ इस तरह गूंजा था कि वह अभिभूत हो गया था। रैली से लौटते हुए बजरंगी ने अपने मन से पूछा कि राजपाट क्या ऐसे ही मिलता है?
उसके लिए तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। मित्रों, कहानी आपको कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।